नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन और बहुत ही मस्त प्यारे प्यारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की इसके अंदर 2000 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों की डिटेल चाहते हो, ठीक है, तो डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप इसकी प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ पर 50 वीडियो पॉलिटी की डाली हुई है। बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो वहाँ पर जाके आप डिटेल चेक भी कर सकते हो। और साइंस पढ़ना चाहते हो आप, तो साइंस भी बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बढ़िया तरीके से। बाकी आगे भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि मेहनत करके और बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट तैयार के पढ़ाया गया है। सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वहाँ से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। डीपीएसपी जो है वो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो आपका आंसर रहने वाला है ब्रिटेन से किए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड से किए गए हैं, और यूएसए से किए गए हैं, फ्रांस से किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाषा भाग में है? यानी जो कौन सा भाग है जिसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का या सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो आप आंसर दे सकते हो इसका आराम से भाग 4 के अंदर, क्योंकि आप अगर अच्छे से आपने पढ़ा है, अगर थ्योरी आपने कंप्लीट की है, तो यहाँ से भाग 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आप आंसर इसका दे सकते हो, ठीक है, 33 से 46 से नहीं है, 34 से 48 से नहीं है, 36 से 51। 36 से 51 जो है उनके अंदर भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जिक्र किया गया है संविधान के, ठीक है, जो आर्टिकल है। संविधान का वह भाग कौन सा है जिसमें संविधान के निर्माताओं ने मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है? यानी प्रतिबिंब क्या है? एक इमेज बनाता है, ठीक है, एक चित्र बनाता है, तो मस्तिष्क और उद्देश्यों का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? आप आराम से आंसर दे सकते हो इसका, क्योंकि ये हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, ठीक है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? यानी किन किन प्रकार के सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका आर्थिक सिद्धांत नहीं, सामाजिक सिद्धांत नहीं, प्रशासनिक सिद्धांत नहीं, उपरोक्त सभी। यानी नहीं नहीं का मतलब यहाँ वो नहीं था, क्योंकि ऑप्शन जो है सारे के सारे अगर मैच करते हैं तो हमें लास्ट तक ऑप्शन पढ़ने चाहिए, और उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब हर व्यक्ति का कल्याण करना, नीचे से नीचे तबके का लोग जो है उसको भी ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, ये जिक्र किया गया है हमारा। सातवां क्वेश्चन आपका है, सातवें क्वेश्चन का आंसर देख लो क्या रहेगा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो राज्य क्या उद्देश्य था? एक तो कल्याणकारी राज्य और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक यानी समाज को ऊपर उठाना और आर्थिक समानता देना लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखो, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे चेक कहा गया है? यानी ऐसा कौन सा चेक है जो बैंक अपनी मर्जी से देगा? यानी लोन के हिसाब से, जैसे लोन लेते हैं ना, उसी हिसाब से हमारा किसने किसने कहा है भी एक डीपीएसपी जो है वो क्या है? भी एक उस बैंक के चेक की तरह जो अपनी मर्जी से लोन देता है, अगर उसके सुविधा नहीं है तो वो नहीं देगा, इस प्रकार का हमारा डीपीएसपी है। ये बात किसने कही है? ठीक है, एच कुंगरू ने कही है, ए के अय्यर ने कही है, एच वी कामत ने कही है, के टी शाह ने कही है। तो इसका आंसर क्या होगा? के टी शाह ने कही है। क्या कहा है? के टी शाह ने कहा है भी एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी मर्जी के अनुसार अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्यारा, अच्छा, आपके चेहरे की तरह बढ़िया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? भी पहले जो थे उससे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर किया गया था। 42वां कब किया गया था? 1976 के अंदर किया गया था, जिसके अंदर, ठीक है, और प्रभावशाली बनाया गया था इनको। अगर आप
अच्छे से पढ़ना चाहते हो, और अच्छे से पढ़ने का मतलब आप थ्योरी समझना चाहते हो। थ्योरी होने के बाद ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन हलवा तब लगेंगे क्योंकि आपने डिटेल से पढ़ रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और ये तरीका है आपका प्रैक्टिस करने का, और अगर प्रैक्टिस करके किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिलते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो कौन सा अंग है? तो आपका आंसर क्या होने वाला है इसके अंदर? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कौन सा होने वाला है? नीति निर्देशक तत्व। समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था का मतलब है समाज को किसी भी तरीके से ऊपर उठाना और समाज के लोगों को एक जैसा समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के कल्याणकारी राज्य बनाने का आदेश दिया जाता है, तो कहाँ दिया जाता है? कल्याणकारी का मतलब हर बंदे का कल्याण हो, उसको ऊपर उठाया जाए ताकि कोई अपनी सुविधाओं से वंचित न रहे। ठीक है, तो ऐसी बात कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य है, मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं, तो दोनों का आंसर इसमें से कौन सा रहेगा? मौलिक अधिकार तो है ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर रहने वाला है वाद योग्य नहीं है, क्योंकि इसको कोर्ट के अंदर आप जाके खड़े नहीं हो सकते भी हाँ ये मेरे मौलिक कर्तव्यों का हनन हो गया, मुझे इसके हनन होने पर या कोई ऐसी सज़ा का प्रावधान नहीं किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर होगा स्वतंत्र न्यायपालिका पर। ठीक है, और सशक्त विपक्ष पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य अपने सरकार के पास अगर है, जैसे शिक्षा को एक अधिकार बनाया गया, बाद में शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंदर जोड़ा, तो वो क्या करते हैं, उसको लागू करने के लिए उसके पास सुविधा होनी चाहिए। इतना पैसा ही नहीं है, और वो अगर राज्य के नीति निर्देशक सभी तत्वों को समान समझ ले तो वो फिर क्या करेगी, उसको दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकती है, इनको लागू कर सकती है, और इनको मौलिक अधिकार वगैरह अगले जरूरी अधिकार भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो ये बहुत अच्छी बात पूछी गई है भी, जो हमारे फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी जो है उनके अंदर कौन सा फ़र्क है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं। ठीक है, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। यानी वाद योग्य का मतलब है भी इनका अगर हनन होता है तो आप कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हो। ठीक है, मूल अधिकार वाद योग्य है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी सुविधाओं के अनुसार से मूल जो नीति निर्देशक तत्व है उनको लागू करती है। तो इसका आंसर सी। मौलिक अधिकार व राज्य नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा कथन सही है? यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, वे परस्पर विरोधी है, वे वाद योग्य है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, अंतर नहीं होता तो फिर मौलिक अधिकारों के अंदर डाल दिए जाते। यानी मौलिक अधिकार जो है उनके पूरक, एक दूसरे के पूरक है, यानी वो दोनों क्या करते हैं, आपके व्यक्ति के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के वे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आदर्श राज्य एक स्थापित किया जा सकता है, वो वर्णित किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्लियर है? नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ठीक है, तो आप बताइए भी, अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों को कार्य में लाया जाए तो मूल अधिकारों का हनन हो सकता है क्या? हाँ, ना, कुछ का, नहीं का, विवादग्रस्त है। ठीक है, तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं उनका क्या हो सकता है, हनन भी हो सकता है अगर राजनीतिक निर्देशों को कार्य में लेके आया जाए पूर्ण रूप से। क्लियर है? भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, किस में सन्निहित है? तो आप कहोगे जी ये तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सन्निहित है।
अगला क्वेश्चन है एसएससी में आया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। और अगर आप सीटी का दे रहे हो तो उसके अंदर तो पक्का रिपीट होंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया है, किसमें किया गया है, तो ये किया गया है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये किसका सिद्धांत है, अभी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा, तो ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्यों का प्रावधान है, तो किस में है, तो आप कहोगे जी ये तो वही बात होगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो सारे के सारे राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी हर टॉपिक के क्वेश्चन उठाए गए हैं और उस टॉपिक को पूरा का पूरे जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं रिपीटेड क्वेश्चन है वो कवर किए गए हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य अंग से सम्मिलित किया गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, ठीक है। तो किसका क्या हो जाएगा, ए। देखो एक बात को बार बार घुमा घुमा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर पढ़ने का ये फ़ायदा है भी एक क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट हो सकता है और इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर आपका वही रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो आंसर क्या क्या बात है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो ऑप्शन ए, इसके अंदर ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय आर्थिक समानता देने की बात करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपके लिए लाए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आती है, एक सेकंड रुक जाओ भैया, एक सेकंड रुक जाओ, इसकी कार्रवाई बैठाता हूँ मैं, बार बार तंग कर रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की क्या दे रखा है, संपत्ति की समाप्ति, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या होने वाला है, तो हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसके अंदर किसका जिक्र नहीं किया गया, तो आपको निजी संपत्ति की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करवाना, गोवध निषेध दिया गया है, ठीक है। गौओं का विषय जो हाँ अब सही आए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है इनमें से, तो आपको आंसर देना है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास नहीं की बात कर रहा है, ठीक है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर क्या होगा, तो कार्यपालिका को न्यायपालिका अलग रखने का इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, ठीक है, यानी मूल अधिकार में नहीं है, तो आने जाने की स्वतंत्रता मूल अधिकार में है, धर्म की स्वतंत्रता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत भी है, तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना मौलिक अधिकार नहीं है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, क्योंकि ये राज्य के लिए दिए जाते हैं और मूल अधिकार है जो वो किसके लिए दिए जाते हैं, व्यक्ति के लिए होते हैं, एक विशेष व्यक्ति के लिए, ठीक है। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, तो किसको समाजवादी माना जाता है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, समाजवादी किसको माना जाता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना क्या माना जाता है, समाजवादी, क्योंकि पंचायत को भी ऐसी सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। और पंचायती लेवल पर राजनीति करने का और
अपने गांव के बारे में पता होता है सभी को भी, किस प्रकार की असुविधाएं हैं जिनको सुविधा के रूप में बदला जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को मतलब समाज को ऊपर उठाया जा सकता है, क्योंकि गांव के लोग जो गांव के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो उनको समाज को ऊपर उठाने के लिए वो ज़्यादा क्या करेंगे, उनके लिए कल्याणकारी कार्य करेंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना भी एक क्या है, समाजवादी माना जाता है। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिन्हें गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत क्या कहा जाता है? आपको पता है ग्राम पंचायतों के बारे में सबसे ज़्यादा जोर दिया था गांधी जी ने। तो इसके अंदर अगर ग्राम पंचायत का जिक्र आ जाता है, स्वशासन, ठीक है ना, ये देखो ऑप्शन बी, स्वशासन को प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन करना, ये क्या है, गांधीवादी माना जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? यानी नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो मैं बता दूं, नागरिक के लिए नहीं है, ये एक राज्य के लिए है। किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत में किस राज्य के समान नागरिकता संहिता लागू है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिनमें समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो कौन सा है? समान, सबको पता है? नहीं पता है तो जान लो, गोवा को। गोवा के अंदर समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को फ्री में शिक्षा देना क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जिक्र किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो मौलिक अधिकार से नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से भिन्न है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त केंद्र सरकार के लिए, उपरोक्त राज्यों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वोक्त यानी पहला, ठीक है, सिद्धांत का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, हाँ इसको बदला जा सकता है, ये बात तो सही है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है, इनको जल्दी से नहीं बदला जा सकता, बदलने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव के दशा में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारियों पर वरीयता प्रदान की गई है? कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसमें मूल अधिकारों को ज़्यादा मतलब शक्तिशाली बनाया गया? किसके संदर्भ में? तो राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। तो वो आपका संविधान संशोधन था 42वां। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। ठीक है, और प्रभावशाली भी बनाया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित है भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा? ठीक है, तो आपको आंसर देना इसका, जल्दी से दीजिए, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी, अनुच्छेद 38। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंदर मतलब बताया गया भी समान न्याय, सभी को न्याय समान मिले, किसी जाति धर्म को नहीं मानकर कोई चाहे कितनी भी शक्ति पावरफुल व्यक्ति हो उसको, और उसके साथ अगर किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ भी अन्याय हुआ है तो उसको निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 35 का आंसर होगा आपका बी, अनुच्छेद 39A के अंदर ये जिक्र किया गया है। किसमें? 39A के अंदर ये जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने के निर्देश देता है? तो आप सब जानते हो भी ग्राम पंचायत जो है उसका गठन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है, तो किस में? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 44 के अंदर ऐसी बातें की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया था? ठीक है, तो थोड़ा समय यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होंगे, वो 10-15 क्वेश्चन 1 मिनट में बताता हूँ और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। यानी मौलिक कर्तव्य जो हमारे आर्टिकल 51A के अंदर मूल संविधान के अंदर नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे और 51A के अंदर जोड़े गए थे। भाग 4 में इनका जिक्र किया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी के अंदर लास्ट में इनको शामिल किया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, और इनके जो समिति थी वो थी सवर्ण सिंह समिति। सवर्ण सिंह समिति के आधार पे मूल जो
1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय इनके अंदर क्या है 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। यानी आज का हम जिक्र करें तो कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और आपको पता है हमें मौलिक अधिकार है, उनका हनन करने पर आपको क्या दंड मिल सकता है, लेकिन भी मौलिक कर्तव्य का पालन करना इतना जरूरी नहीं है। ये कर्तव्य बनता है आपका, इसके दंड का अधिकार नहीं है, और रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है, रूस से। ठीक है, और इसके अंदर 11 आपके दिए गए हैं। तो इनसे इम्पोर्टेंट 11 क्या है, ज़्यादा इनसे पढ़ने की जरूरत नहीं, 11 के 11 कौन से हैं, लेकिन एक बार नज़र मारना जरूरी है। क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे जो आपको बताए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बता दूं मैं किस संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका रूस से। कहाँ से लिया गया है, रूस से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया रूस से। दूसरे का आंसर देखो, जल्दी जल्दी स्पीड से करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी समिति है, किस समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था, तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता रखा है आपको, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और किस वर्ष जोड़ा गया था, तो ये बात पूछी गई, तो 1976 में। कब जोड़ा गया था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन है, ये देखो, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। किस में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, ये देखो लिखी रखा है यहाँ पे, 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्शों को, कितने आदर्शों को जोड़ा गया है, 10 आचार आदर्शों को। इनको किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के अंदर, 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है ये, तो उसके अंदर कितने जोड़े गए थे, तो आपको बता दूं 10 जोड़े गए थे, और आज कितने हैं, 11 हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे, तो 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है तो और मज़ा आएगा, अगर उस तरीके से पढ़ना है, पीछे पढ़ रहे थे उस तरीके से और मज़ा आएगा, है ना। अलग अलग है, मज़े स्वाद अनुसार आ जाएंगे, जितना नमक डालोगे उतना कड़वा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन, अध्याय कौन से में जोड़ा गया, कौन से भाग में, चौथे भाग के अंदर। कर्तव्यों की सूची में से किस भाग में, फिर वही सेम का सेम क्वेश्चन है, दूसरी बार रिपीट हुआ 4 में। किस अनुच्छेद में जोड़े गए, तो मैंने बताया था किस अनुच्छेद के अंदर जोड़े गए थे, तो अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंदर जोड़े गए थे, तो 51A के अंदर जोड़े गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के लास्ट वाला हिस्सा में ए जोड़कर इसके अंदर 42वें संविधान संशोधन में 10 क्या जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य। आज कितने हो गए, 11, और 11वां कब जुड़ा था, 2000 में, 2 में। कुल कितने मूल कर्तव्य, वर्तमान की बात कर रहा है तो वर्तमान में 10 है, और पहले की बात करें तो कितने हैं, पहले की बात, अब वर्तमान में 11 है और पहले कितने थे, 10 थे। किस संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था, 1976 में हुआ था, उसके अंदर ये जोड़े गए थे, ऑप्शन ए। मौलिक कर्तव्यों, कितना सुपरफास्ट रिवीजन करने के लिए क्लास है। मौलिक कर्तव्यों के संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, तो मौलिक अधिकारों और अधिक बल बनाना, मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर रोक, दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत है। ठीक है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना, या नहीं, या ऑप्शन हो गया आपका सही, ये ऑप्शन हो गया आपका सही। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य था जोड़ने का। संविधान में मूल कर्तव्य के लिए, मौलिक कर्तव्य के लिए, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य के लिए क्या है, तो ये सभी नागरिकों के लिए, आपके सभी भारत के सभी नागरिकों के लिए है, किसी भी राज्य का हो जाए। मौलिक कर्तव्य का हनन करने पर क्या है, तो आप कहोगे जी क्या है इसमें। ठीक है, तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया है। तो अगर आप इसका हनन करते हो तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये कर्तव्य आपको करना चाहिए। देश को समृद्ध बनाना, विकसित बनाने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण उपयोग किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में, सारे के सारे मौलिक कर्तव्य भाई साहब अनुच्छेद 51A के अंदर है। किसके अंदर, 51A के अंदर। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक, राज्य का आज्ञा का पालन करना, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। कानून का आज्ञा का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और समाज का आज्ञा का पालन करना, ठीक है। करों के भुगतान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो अपने आप देख लेंगे भाई, करना है भुगतान करोगे तो सरकार, डी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। कौन सा ऐसा मौलिक कर्तव्य है? नहीं। ठीक है, तो इसमें नहीं की बात की गई है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये धर्मनिरपेक्षता का पालन करना हमारे मौलिक कर्तव्यों में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। 19 निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है हमारा? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लेना। बाकी बच्चों को निःशुल्क 14 वर्ष तक बच्चों को क्या करना, ये इसके अंदर कुछ नहीं दी गई। देखो दोबारा ऑप्शन मैं पढ़ लेता हूँ फिर आंसर दूंगा। ठीक है, न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथकीकरण करना मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये पूछा है ना। हमारी मिली जुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को, ये देखो संस्कृति को बनाए रखना और उसको समृद्ध करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है आपका। 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें इसका जिक्र किया गया है। अरे क्या हो गया? ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सारे आप पढ़ लेना बाकी तो। ठीक है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ठीक है, भारत की समृद्धि का विरासत की संरक्षण करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। बाकी अगर डिटेल से वीडियो देखना चाहते हो तो मौलिक कर्तव्य की वीडियो बनाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो मेरे को कह देना कमेंट करके, सर आपने करवाया उसमें से ये क्वेश्चन नहीं आया। सारे जितने क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें वीडियो से मिलेंगे, और जितने मेरे आपके क्वेश्चन नहीं है ये सारे के सारे देख लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं घर से बना के नहीं लेके आया हूँ, बुक से सीधे कॉपी मारे हैं और कॉपी पेस्ट करके आपको बताया है। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक से मिलेंगे। अब मेरे पास तो कहाँ से आएंगे, ऐसा तो नहीं है मैं एग्जामिनर हूँ वहाँ से निकाल के चोरी करके लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्या मूल कर्तव्य नहीं दिए गए हैं, ये बात पूछना चाहता है ये आपका। ठीक है, तो ये फिर आ गया यार क्वेश्चन। ठीक है, ये पीछे किया था, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य में क्या है? मूल कर्तव्य में वही क्वेश्चन है, यानी मूल कर्तव्य 11 की 11 पढ़ लेना आप। यहाँ से देखो आया ही क्वेश्चन है, फिर आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत सब आदि का सम्मान करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, मैंने वैज्ञानिक चीज़ों को आगे लेके आना चाहिए। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना चाहिए, परिरक्षण करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसके अंदर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। संविधान के किस अनुच्छेद में 51A के अंदर है? इसका आंसर आ जाए 51 का। ठीक है, ओ इसका आंसर आप कमेंट पर बताओगे। 24 नंबर का क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ठीक है, इसका आंसर आप बताओगे और कमेंट के अंदर आप ये पूरा का पूरा लिखोगे। ठीक है, पूरा का पूरा नाम लिखोगे, मज़ा तब आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है ये कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको डिटेल में साइंस पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है आपको, तो आप जाके अपने प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई गई है। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको करवाए रहे हैं, तो रेगुलर क्वेश्चन की सीरीज़ आती रहेगी। आप डेली अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, इस टाइम आपको डेली ही वो मिलेगी क्वेश्चन की एक सीरीज़। ठीक है, जिसमें पॉलिटी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटी के साथ आप दूसरे लेक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारे क्वेश्चन करेंगे आप। जितने क्वेश्चन हैं रिपीटेड भी, इन क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहोगे तो अगर तरीका बदलना है तो आप कमेंट करके सुजेशन कर सकते हो भी, इस प्रकार से सर थोड़ा सा धीरे करवाइए, थोड़ा और स्पीड से करवाइए, चारों ऑप्शन सोल्व करवाइए। इस प्रकार से आप कमेंट करोगे, उसी हिसाब से मैं करवा दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अपने को यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, वहाँ पे आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 10 को 4 से गुणा कर लेना, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन अपने सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आपको देख लो। एसएससी 2006 पोस्ट ऑफिस के अंदर आया था, दिल्ली एसआई के अंदर आया था, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने ज़रूरी है आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, भगवान आपका भला करे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।